हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा थंबनेल में भी और यहाँ भी मैं लिखा हूं कि टीआरई 3 में ज्योग्राफी के सभी जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये 10 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से पूछा गया है। यानी कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का तो देखिए, ये बुक है हमारा क्लास 8 का ज्योग्राफी का, यानी कि इसी बुक के आपका चैप्टर 4 मैं बात करूं कि क्लास 8 के एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर 4 जो कृषि है, इसी से आपका डायरेक्ट 10 क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से चैप्टर से पूछ लिया गया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी का मैं सारा चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो ये इसी चैप्टर से 10 प्रश्न पूछा गया है। मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं, पूरी व्याख्या पूरे नोट्स के साथ। आज का जो मेरा वीडियो होगा, यह वीडियो होगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ आपका ये 10 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, टीआरई 3 में पूछा गया है, इसको भी प्रूफ दिखाएंगे और इसका भी सॉल्यूशन करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। सारा प्रूफ दिखाएंगे, स्क्रीन पे आपको सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, सारा प्रूफ दिख रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस चैप्टर का यानी कि कृषि चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल प्रूफ के साथ सॉल्व करेंगे, पूरी व्याख्या के साथ रहेगा और प्रीवियस ईयर के साथ रहेगा। आप देख रहे होंगे जहां जहां क्वेश्चन है वहां वहां मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया हूं पूरे प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताया था कि दुनिया भर में कितने % लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो आप सभी को बताया था कि 50% जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में ये आपके कृषि पर निर्भर है। वही मैं आपको बताया था कि भारत में 2/3 जनसंख्या का 2/3 यानी कि हर 3 लोग में 2 लोग आपके कृषि पर निर्भर है। आपको मैं बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया हूँ। यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कराया हूँ। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स के साथ मैं सॉल्व कराया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर जरूर देखिए। उसके बाद जब क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कीजिएगा ना तो उसका एक आनंद ही अलग आता है जब आप अब चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वहीं विकासशील देश में यह प्रतिशत अधिक होता है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। यह सारा पॉइंट आपका एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। यह सारा पॉइंट जो भी मैं लिया हूँ एनसीईआरटी से एज इट इज लिया हूँ। अब बताइए, यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका पीआरटी में कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना % क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट है 49.43%। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका लगभग 50%। आंसर न 30% होगा न 44% होगा, आंसर इसका हो जाएगा 50%। अगर आयोग एग्जैक्ट आंसर को मानेगा तब आपका आंसर ई के साथ चला जाएगा, नहीं तो इसका आंसर ई होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल लेकर आए हैं क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, जितने भी इंग्लिश मीडियम के लोग हैं। तो एक प्राथमिक गतिविधि है, तो मैं कल के चैप्टर में सबसे पहले ही यही बताया था कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हमारा जो प्राथमिक कार्य है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कार्य जो है यह हमारा क्या है, कृषि है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं अगर व्याख्या बता दूं तो प्राथमिक गतिविधियां वे होती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। ठीक है, द्वितीय में बात करूं तो द्वितीय गतिविधियां उन कार्यों से जुड़ी होती है जो कच्चे माल को संधारित कर नए वस्तुएं बनाती है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और तेल शोधन। तो यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए
3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, यानी हमारी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/3% अभी मैं आपको बता दिया हूँ, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है हमारे देश की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कि 3 लोग में 2 लोग जो है कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा। यानी कि 3 लोग में कितने, 2 लोग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 66% इसका अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य भूमि वह है, यानी कि वह भूमि जहाँ फसलें उगाई जाती है, वह भूमि जहाँ पेड़ काटे जाते हैं, वह भूमि जो कृषि के लिए साफ की जाते हैं, या वह भूमि जो खनन होता है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा कि वह भूमि जहाँ फसलें उगाई जाती है, इसी को कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही चीज सेम आपका लिखा हुआ है कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि होती है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु उपलब्ध हो। इसमें ऐसी भूमि शामिल नहीं होता है जहां खनन, निर्माण या वनों की कटाई की जाती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में स्टार्ट होगा, यानी कि आगे जितना क्वेश्चन हम लगाए हैं सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए, झूमिंग भारत में प्रचलित है, यानी कि जो झूम खेती है यह भारत में कहाँ प्रचलित है, उत्तर पूर्वी भारत में। याद रखिएगा, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ही झूम खेती की जाती है। वनों को काटकर, जलाकर और उसके राख को मिट्टी में मिलाकर उपजाऊ बनाया जाता है, खेती किया जाता है, फिर छोड़ के दूसरे जगह जाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहीं पे ये जो क्या आप जानते हैं ना, एनसीईआरटी में जहां जहां लिखा रहता है डायरेक्ट आयोग यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आयोग ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि लदांग किस देश में कहा जाता है झूमिंग कृषि को, यानी कि झूमिंग कृषि का लदांग किस देश में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया में याद रखिएगा। रोका की बात करें तो रोका आपका ब्राजील में कहा जाता है। मिल्पा की बात करें तो मैक्सिको में कहा जाता है। और झूमिंग की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर लिखिएगा। अभी तुरंत आपको यकीन हो जाएगा जब इससे क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ देखेंगे तो। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक रूप है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम में प्रचलित है। यानी कि इस पद्धति में जंगल जलाकर अस्थायी खेती की जाती है और मिट्टी की उर्वरता घटने पर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आइए यहीं पे क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन बताइए कि उत्तरी भारत में शीतकाल, जैसे अभी उत्तरी भारत में झूम खेती कहा जाता है, तो बताइए वहीं पे शीतकाल में उपजाई वाली चावल की फसल को स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, अभी हम उत्तरी भारत में पढ़े, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को चर्चा करें कि उत्तरी भारत में शीतकालीन चावल को देखिए क्या कहा जाता है, अमन, साली और अगहनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन, साली और अगहनी उत्तरी भारत में चावल का यह किस्म है। याद रखिएगा, चावल का यह वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कल ही के वीडियो में मैं बताया था, क्या कहा जाता है इसको, विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। कल ही के चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर जो बागवानी का एक भाग है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जो अंगूर है मदिरा यानी कि वाइन और सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रीवियस ईयर में जैसा वादा किया हूं सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का मिलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर का भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। नहीं कराएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर कराएंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया, दोबारा नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ लेगा, यानी कि बढ़ते फूलों को पहचान किसके अंतर्गत किया जाता है। अब एक बार आंसर इसका जरूर बताइए। यानी कि फूलों के कृषि को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि बागवानी कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, फूलों की खेती को कहा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपका हुआ है कि स्थानांतरित खेती को मलेशिया में किस रूप में जाना जाता है? तो लुडांग। देखिए यहाँ द होगा लुडांग, ठीक है, लदांग याद रखिएगा। इंग्लिश में नाम ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्या है आपका लदांग, तो आंसर क्या हो जाएगा लदांग। और देखिए यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में यानी कि पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पीआरटी में टीआरई 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लदांग मलेशिया। क्या हो जाएगा? लदांग मलेशिया कहा जाता है। अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है, आपको प्रूफ भी दिख रहा होगा। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, झूमिंग उत्तर प्रदेश, सारा नाम रट जाइए, एग्जाम में आने वाला है ये, ठीक है। यानी कि स्थानांतरित कृषि के बारे में हम बता दिए हैं। चलिए अब आ गया रोका। रोका कृषि पद्धति जिसका पालन वहां किया जाता है, कहाँ पे? रोका बताइए कहाँ पे किया जाता है? अभी मैं आपको बताया, देखिए रोका जो होता है ब्राजील में कहा जाता है, यानी कि रोका जो खेती कहा जाता है यह कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इसी पॉइंट में सारा क्वेश्चन आपका है, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। झूमिंग उत्तर प्रदेश, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया या इसको इंडोनेशिया में भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। अब बताइए कि भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? आंसर एक बार सभी लोग बताइए। तो सभी लोगों को पता है कि विंटर सीजन में, ठीक है, शीत ऋतु में। कल ही की वीडियो में बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर ली है कि शीत ऋतु में, यानी कि गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? शीत ऋतु में। देखिए यहाँ गेहूं के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं की मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक है। आइए अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो कल के वीडियो में ध्यान रखिएगा कि कल के वीडियो में एग्जैक्ट मैं बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश, और देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि भारत में गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया गया है जो कि कल मैं चर्चा किया था वीडियो में कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन कहा जाता है? यानी कि बिहार में चावल का कटोरा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जिला को कहा जाता है? बिहार में चावल का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और इसी चैप्टर में है क्वेश्चन ये सारा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हम प्रतिदिन आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वाणिज्यिक खेती के तहत उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। कल ही बिल्कुल चर्चा से व्याख्या से बताया था कि वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है, मिश्रित हो गया, रोपण हो गया। बिल्कुल एक बार वीडियो जाकर जरूर देखिए, ठीक है। वाणिज्यिक खेती यानी कि जिसको हम लोग बाजार में बहुतायत में बेचते हैं, तो यह आपका गेहूं हो गया। गेहूं को जो है बाजार में बेचने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में बोया जाता है। यह सब जो है आपके घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, इसीलिए यह क्या हो जाता है? निर्वाहन कृषि में, और यह गेहूं जो आता है वाणिज्यिक कृषि में आता है। याद रखिएगा, यह सब किस में आ जाएगा? निर्वाहन कृषि में, ठीक है। आंसर गेहूं होगा। यहीं पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शायद ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। क्या उत्तरी भारत में चावल को क्या कहा जाता है? अमन, साली और अगहनी। ये क्वेश्चन करा दिए हैं, गलती से लग गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक उगाया जाता है। अभी तुरंत 1-2 क्वेश्चन पहले मैं बताया था किसका? गेहूं का। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है। आपका आंसर 12 का
12 का देखिए आंसर जो होगा ना, ये दोनों आंसर हो जाएगा, गेहूं और मक्का दोनों आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ऊपर में लगाऊं आपको, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि गेहूं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए आंसर इसका डी भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह आप देखिएगा तो आंसर मक्का भी दिया रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा तो आंसर गेहूं हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह देखिएगा तो मक्का होगा। एक बार कमेंट में इसका आंसर आप लोग एग्जैक्ट बताइएगा, कमेंट में एक बार इसका एग्जैक्ट आंसर बताइएगा। मेरे हिसाब से देखिए गेहूं होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चलूँ तो गेहूं आंसर होगा, लेकिन वैसे अगर आप कहीं कहीं देखिएगा तो इसका आंसर मक्का भी दिया रहता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। इसे कॉर्न बेल्ट कहा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जिसमें आयोवा, इलियन, ये नाम सब दिया हुआ है, ये प्रमुख है वहां का। चलिए अब आते हैं, देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर एक बार देखिए, इसमें मुझे डाउट है, इसमें मुझे डाउट है, एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताइए। आयोग के अनुसार अगर चलिएगा तो आयोग आंसर सी दिया हुआ है, आयोग ने, यानी कि आयोग आंसर इसका सी दिया हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है इसका आंसर होना चाहिए बी। दोस्तों बहुत विवादित रहता है आयोग के आंसर और बुक के आंसर में, यानी कि आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आंसर आपको मिलेगा मक्का और चावल, ठीक है। मक्का और चावल आपका आंसर मिलेगा, लेकिन आयोग इसका आंसर बाजरा दिया हुआ है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आंसर होना चाहिए चावल, आयोग ने दिया है बाजरा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कॉफी बेल्ट, यानी कि कॉफी बेल्ट मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। कॉफी बेल्ट किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अमेरिका। याद रखिए। आइए क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कॉफी जो है ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। याद रखिएगा, देश की मैं बात करूं तो ब्राजील कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट है जो मैं यहाँ लिया हूं कि देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका का ब्राजील, यानी कि ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और कोलंबिया कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इन्हें कॉफी बेल्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, यही देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, नीलगिरी में। सभी को पता होगा, यानी कि साउथ में किया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर किया जाता है। याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अब आइए यहीं पे दिया हुआ फिर देखिए कॉफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया जाता है? तो देखिए एनसीईआरटी के इस चैप्टर में ये क्वेश्चन तो है, लेकिन ये अरेबिका किस्म के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही आप क्लास बढ़ाइएगा, जैसे 9th क्लास में जाइएगा, 10th क्लास का बुक जब पढ़िएगा तो वहाँ किस्म भी दिया हुआ है, इसीलिए चैप्टर तो आपका यही है। तो आंसर बताइए, तो आंसर जो 17 का होगा, आंसर आपका बी होगा, बाबा बुदेन की पहाड़ियां। आंसर क्या होगा? यानी कि कॉफी का ये जो किस्म है कहाँ पाया जाता है? बाबा बुदेन की पहाड़ियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है? तो देखिए कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा आपका है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लेकिन आपका पंजाब में, गुजरात में भी कपास का उत्पादन किया जाता है, और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक बार बताइए कि निम्नलिखित में से, सॉरी देखिए कपास का उत्पादन महाराष्ट्र नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। माफ कीजिएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, गुजरात में। यानी कि भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है।
गुजरात भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक करने वाला राज्य है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत की प्रमुख नकदी फसल है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए गर्म जलवायु और काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आवश्यक है, जो गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र में इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक है। तो देखिए आयोग ने क्वेश्चन 20 का जो आंसर माना है डी माना है। क्यों माना है? क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताया बहुत लोग इसका आंसर देंगे बी कि महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, लेकिन आंसर इसका देखिए ए में जो गुजरात राज्य है ना, ये भी किया जाता है और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में भी किया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य में कपास का उत्पादन किया जाता है। अब आइए कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि काली कपासी वाली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस प्रकार के मिट्टी से हुआ है काली कपासी मिट्टी का निर्माण? तो यह हुआ है आपका ग्रेनाइट के अपक्षय द्वारा। याद रखिएगा, बीपीएससी ने इसी को आंसर माना है, ग्रेनाइट के अपक्षय द्वारा ही काली कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं बता दूं कि आप जो पढ़ते हैं और आपकी जो बुक में दिया रहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट आयोग मान लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है आयोग का आंसर और आपका आंसर मैच नहीं करता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा। चलिए, तो यह आज के सीरीज का हमारा वीडियो था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसके पीछे का 2 वीडियो नहीं देखें तो आप लोग वहां जाकर दोनों पार्ट जरूर देखिए। उसमें मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स में आपको मैं बताया हूं पूरी व्याख्या के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।